हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। बिना टाइम गवाए आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। टुडेज गोल आज हम लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और इनके टाइप्स पढ़े थे और इन पर बेस्ड कुछ सवाल किए थे। लेक्चर नंबर 8 में हमने एक्सीलरेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ा और हमने किए इस पर बेस्ड कुछ सवाल। लेक्चर नंबर 9 में अब हम लेकर आए हैं इन्हीं टॉपिक्स पे जो हमने वेरिएबल ऑफ मोशन पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। इन्हीं पर हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी तुम्हारी, सब बढ़िया, कॉन्सेप्ट हिलाने वाली, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को मजबूत करने वाली। तो ये लेक्चर आप हमारे साथ शुरू से आखिर तक देखते रहिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको लगे कि हाँ, हम आईआईटी में बैठने लायक हैं। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं आईआईटी में बैठने लायक हूँ। ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो तुम मात खा जाओगे। भले से सवाल आता होगा लेकिन फिर भी तुम मात खा जाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं आईआईटी में बैठने लायक हूँ। ये सीरीज़ लेकर आए हैं, क्वेश्चंस की सीरीज़। तो आज इसमें हम करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स जिससे हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये सवाल है। अब क्या बता रहे हो इतनी देर से मैं? क्या आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे? चलो फिर देखो, पहला सवाल है कि कोई ऑब्जेक्ट है v1 इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से t1 इक्वल टू 10 सेकंड तक मूव करती है। अब क्या होता है ये, उसके बाद t इक्वल टू t2 इक्वल टू 20 सेकंड तक ये v2 इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सेम स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन में ही मूव करती है। ठीक है, पहले 10 सेकंड तक ये, या पहले 10 सेकंड में ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। उसके बाद 20 सेकंड तक 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करती रही। तो हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस होगी s1, पहले 10 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी वो, फिर बाद की 20 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी वो, और उसके बाद टोटल टाइम कितना है? 20 + 10 आ जाएगा, डिवाइड करके निकाल देंगे। तो पहले 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v1 t1, s इज इक्वल टू v1, s1 इज इक्वल टू v1 t1, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। अब यहाँ पे देखो s1 कितना होगा? v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 इंटू 10 प्लस 200 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20। तो कितना होगा यहाँ पे? ये प्लस 4000 अपॉन 30 कितना होगा? 5000 अपॉन 30। 0 से 0 डिवाइड। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड यहाँ पर हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 500/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी एवरेज स्पीड। क्लियर है इतनी चीज़? नोट करो जरा इसे। तो हमारा अगला सवाल है कि कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड तक सदर्न डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। उसके बाद ये टर्न लेती है और ईस्टर्न डायरेक्शन में 10 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। तब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास? इसका फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला तुम्हारे पास क्या है? सर कुछ नहीं है। बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा कि
सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। कातिया, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे बेटा, चीटिंग के बनाए हुए फर्रों का सहारा लेना छोड़ दे। देखो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें पहले निकालना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल टाइम। तो हमारे पास है ही 10 + 10 टोटल टाइम हो जाएगा, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो सदर्न डायरेक्शन में चल रही है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर ये ईस्टर्न डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतनी चीज़? देखो पहले सदर्न डायरेक्शन में चल रही है, देखो पहले ही सदर्न डायरेक्शन में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो सदर्न डायरेक्शन में देख लेते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट कितना आया होगा, या डिस्टेंस सदर्न डायरेक्शन में बना दो, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो कितना होगा 10 × 10 100 मीटर का, सर यहाँ से तो डिस्टेंस आएगा, हाँ डिस्टेंस आएगा, लेकिन जब सदर्न डायरेक्शन में बना दिया तुमने तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सेम एज इट इज़ ये भी कर लोगे, ये हो जाएगा 200 मीटर। क्लियर है इतनी चीज़? अब तुम्हें निकालना है इनका डिस्प्लेसमेंट। देखो ये हो गया सदर्न डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया ईस्टर्न डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट। तो वही करोगे यहाँ पर भी तुम, कितना हो जाएगा ये सेम 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट अपॉन टोटल टाइम कितना है 10 + 10। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ कर देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा इतना, कितना इतना। अब इसको ऐड कर लो, कितना होगा 4 + 1 5 और 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन 20। रूट निकालोगे इसकी तो कितना हो जाएगा ये 100 × 5 अपॉन 20 से ये डिवाइड। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फिर तुम्हारी बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 5√5 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। यहाँ पर सवाल समझ में आया कि सदर्न डायरेक्शन में स्पीड दे रखी थी 10 मीटर पर सेकंड की, 10 सेकंड तक चले। ईस्टर्न डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड तक चले। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट था नहीं हमारे पास, हमने निकाल लिया कैसे, स्पीड इंटू टाइम, सदर्न डायरेक्शन में बना दिया, बन गया सदर्न डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बन गया। स्पीड इंटू टाइम हमने ईस्टर्न डायरेक्शन में बना दिया, ईस्टर्न डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो किस तरीके से निकलेगा, a² + b² फॉलोड अंडर द रूट। a² क्या हो, ये 100 और b² कितना हो गया 200। सॉल्यूशन है नेक्स्ट इसका आगे क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो निकालना है तुम्हें एवरेज, अब देखो तुम्हें निकालना है एवरेज स्पीड। तो अब तो सवाल आसान है, एवरेज स्पीड तो निकाल लोगे तुम, आसानी से निकाल लोगे एवरेज स्पीड, बहुत आसान है एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड अगेन स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 100 प्लस 200 अपॉन 20 कितना हो गया ये 300 अपॉन 20 डिवाइड कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी निकाल ही चुके हैं, कैलकुलेट किया ही है हमने अभी जस्ट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना आया था बताओ भाई, कितना आया था 100√5 मीटर का। नोट कर लो ज़रा इसे, हो गया। चलिए अगला सवाल, लाजवाब बेमिसाल आप लोगों के लिए। तो हम आए हैं आपके सामने एक नए सवाल के साथ, जिसमें कि हम आपको निकालना सिखाएंगे क्या चीज़, यही स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन पर बेस्ड हम करेंगे, सवाल निकालना सिखाएंगे। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ये तुम्हारा घर है, ये स्कूल है, तुम घर से निकले बहुत तेज़ी के साथ, तुम बाइक से स्कूल के लिए निकले, रास्ते में तुम्हें मिलता है एक टुक टुक जिस पर कुछ खूबसूरत बालिकाएं बैठी हुई थीं जो अपने स्कूल जा रही हैं। वो भी टुक टुक की स्पीड जाहिर सी बात है तुम्हारी बाइक की स्पीड से कम होगी। तुमने उन्हें देखते ही अपनी बाइक की स्पीड भी कम कर ली, और कम करने के बाद तुमने अपनी बाइक की स्पीड कर ली 12 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा करने पे देखो दोनों हाथ में लड्डू मिलते नहीं हैं, तुम ऐसा करने पे स्कूल होकर 3 मिनट लेट, 3 मिनट बाद पहुँचे। तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है कॉल स्कूल से कि भाई आज तुम्हारे साहबजादे आज स्कूल आए हैं लेट। घर पर पिताजी ने तुम्हारा खूब सत्कार किया, आदर सत्कार किया, जिसके बाद अगले दिन तुम स्पीड बढ़ा लेते हो अपनी बाइक की, और बाइक की स्पीड कर लेते हो 13 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा करके तुम स्कूल पहुंच जाते हो। तो पहुंचते हो टाइम से 3 मिनट पहले, ठीक। तब तुम्हें निकालना है स्कूल और घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस, घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है। अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। चलो कैसे करोगे इसे बताओ। देखो तुम क्या करोगे, मान लेते हैं तुम टी समय पर स्कूल पहुंचते हो, लेकिन आज तुम 3 मिनट बाद स्कूल पहुंचे हो। यहाँ मैं मिनट लिख देता हूँ, मिनट। आज तुम 3 मिनट बाद स्कूल पहुंचे हो, तो t+3 समय बाद, t+3 मिनट बाद तुम स्कूल घर पहुंचे हो। तो ये समय हो गया तुम्हें स्कूल पहुंचने में, ये समय लगा टोटल, ठीक है। अब ये समय होगा कैसे, समय निकालोगे तुम कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से डिस्टेंस मान लेते हो तुम, x है, स्पीड कितनी होगी 12। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये कितना है 12 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना दे रखा है मिनट में। तो ऐसे भी आवर में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, t = 3/60 = x/12। अगली कंडीशन क्या है, तुम स्पीड बढ़ा दी तो तुम 3 सेकंड पहले घर पहुँचे, 3 सेकंड पहले स्कूल पहुँच रहे हो, तो t - 3/60 हो जाएगा, सॉरी 3 मिनट पहले। अगली कंडीशन क्या है, देखो अगली कंडीशन क्या है कि स्पीड तुमने बढ़ा दी तो 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टोटल टाइम हो गया। क्योंकि यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसे भी किलोमीटर में कर, इसे भी तुम आवर में कर लोगे। तो कितना हो जाएगा, 3/60 = x/12। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना होगा, t+3 माइनस का t प्लस का 3/60, ये भी 3/60, x अपॉन ये हो जाएगा 13 है ये तो, हाँ x/12 माइनस का x/13, t से t कैंसिल, 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 13x माइनस का 12x अपॉन
कितना हो जाएगा 156, 1/20 प्लस 1/20 1/10 इक्वल टू x अपॉन 156। तो यहाँ पर x हो जाएगा 156/10। तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 15.6 किलोमीटर। यानी तुम्हारे स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है 15.6 किलोमीटर है। क्लियर हो गया सवाल ये। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, कोई एक पार्टिकल है कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट फोर्स के इफ़ेक्ट में वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है इस तरीके से कि इसका टाइम और डिस्प्लेसमेंट को इस रिलेशन के ज़रिए इन्होंने एक्सप्रेस कर रखा है कि t इज इक्वल टू √x+3। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जब वेलोसिटी 0 होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, 12 मीटर, 6 मीटर, 18 मीटर। तो देखो इसके लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लो। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 √x। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 2/√x। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी 2/√x। अब जब वेलोसिटी 0 होगी तब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी 0 पुट कर दो, 2/√x। तो x कितना आ जाएगा 0, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। ऑप्शन हो गया ए। ठीक, समझ में आया। सवाल क्या था, कोई एक बॉडी को कांस्टेंट फोर्स के इफेक्ट में मूव करा रहे थे इस तरीके से कि बॉडी में मोशन कैसा हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो बॉडी का टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो इस एक्सप्रेशन के जरिए दे रखा है, t इज इक्वल टू √x+3। अब हमें x क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल करा तो tx/dt हो गया 2/√x। ये क्या होता है, वेलोसिटी आ गई 2√x। ठीक, वेलोसिटी 0 है तो 0 पुट कर दिया हमने वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट आगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, सवाल आसान सवाल था ये, नोट कर लो इसे। तो क्या है सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये सवाल जी मेंस में आया हुआ है, इसमें कोई फिजिक्स इस्तेमाल नहीं होगी, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा कॉमन सेंस इस्तेमाल होगा। फिजिक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने वाली इस सवाल में, ना डिस्प्लेसमेंट ना एक्सीलरेशन, कुछ नहीं। और ये मेंस में आया हुआ सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, सवाल क्या है कि मान लो तुम्हें तुम्हारी वाली बंदी ने धोखा दे दिया। अब तुमने जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम शराब पी ली गम भुलाने के लिए, और शराब पी के तुम चल रहे हो। कैसे, ये चल रहे हो शराब पी के, शराबी ऐसे चलता है लड़खड़ाते हुए, तो तुम ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रहे हो इस तरीके से कि 5 कदम तुम आगे चल रहे हो ये, और 5 ये आगे और 3 पीछे कदम, ऐसे तुम चल रहे हो। ठीक है, तो 5 कदम तुम आगे चल रहे हो, 3 कदम पीछे चल रहे हो। हर कदम तुम्हारा 1 मीटर का है, हर कदम उठाने में तुम्हें 1 सेकंड लग रहा है। तो तुम जब यहाँ से चलना शुरू करे, जब तुम यहाँ से चलना शुरू हुए तो यहाँ से 11 मीटर की दूरी पर एक गटर है, गंदा सा बहुत सड़ा हुआ गटर है। तो तुम बताओ यहाँ चलने के बाद कितनी देर बाद इस गटर में गिर जाओगे। 29 सेकंड, 21 सेकंड, 37 सेकंड, 31 सेकंड। बताओ भाई कितनी देर बाद गिरोगे, बताओ। देखो इमेजिंग करो किस तरीके से अपने आप को इमेजिंग कर। देखो क्या है, तुमने 5 कदम आगे जा रहे हो, 5 कदम आगे जा रहे हो यानी कि 5 मीटर तुम चल रहे हो आगे। ठीक, फिर 3 कदम तुम पीछे भी आ रहे हो, 5 कदम आगे यानी 5 मीटर आगे, फिर 3 कदम पीछे भी जा रहे हो यानी कि ये 3 मीटर पीछे जा रहे हो। तो नेट तुम्हारा एक बार में, तुम्हारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एक बार में कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। और टाइम कितना लग रहा है तुम्हें, 5 मीटर आगे जा रहे, 5 कदम आगे उठाने में 5 सेकंड, 3 कदम पीछे उठाने में 3 सेकंड, 5 और 3 8 सेकंड में तुम 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हो। ठीक है, तो पहले 8 में तुमने कितनी दूरी तय करी, 2 सेकंड। फिर पहले 8 सेकंड में तुमने कितनी दूरी तय करी, 2 मीटर। फिर अगले कितना हो गया, 8 सेकंड। फिर 8 सेकंड बाद तुमने 2 मीटर की दूरी तय करी, कितना हो गया, तुम 4 मीटर पर पहुंच गए। कितना हो गया यहाँ पर, 8 और 8 16। फिर उसके बाद अगले 8 में तुमने ये दूरी तय करी 2 मीटर की, और कितना होगा 6 मीटर। तो
कितना हो गया 8 और 8 16, 16 और 8 24। उसके बाद तुमने क्या किया, जब उसके बाद तुम क्या करोगे, जब तुम आगे 5 कदम आगे बढ़ा लोगे यानी 5 मीटर आगे चल लोगे तो कितना होगा तुम्हारा 11 मीटर। 11 मीटर का मतलब क्या है, तुम यहाँ आके गड्ढे में गिर गए, पीछे जाने का समय तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम 11 मीटर बाद जब तुम जैसे तुमने यहाँ पे 11वें मीटर पे आए, तुम गड्ढे में इसमें गटर में गिर गए, तुम जैसे 11वें मीटर में आए तुम गटर में गिर गए, वापस होने का तुम्हें समय ही नहीं मिला, उसमें ये चांस ही नहीं मिला वापस होने का। तो इस तरीके से तुम्हें टाइम कितना लगा, 8 + 8 16 + 8 24, 24 + 5 29। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये 29 सेकंड। ठीक है, 29 सेकंड बाद तुम गड्ढे में उसमें गटर में जाके गिर जाओगे। क्लियर थी चीज़? अच्छा सवाल था ये, कॉमन सेंस में बेस्ड था। बच्चे यहाँ ही धोखा खा जाते हैं, कहते हैं कैसे लगाते हैं पता है, यहाँ पे क्या 2 मीटर 8 सेकंड में, फिर 4 मीटर 16 सेकंड में, फिर 6 मीटर 24 सेकंड में, फिर 8 मीटर 32 सेकंड में, फिर उसके बाद 10 कितना हो गया, उसके बाद 10 पे जाते हैं तो कितना हो गया 40, और फिर उसके बाद लगा देते हैं कि ये 41वें सेकंड में यहाँ गिर जाएगा। लेकिन वो ये तो लगाते नहीं कि जब ये 6 मीटर होने के बाद 5 मीटर डिस्टेंस तय कर लेगा तो 5 मीटर इसमें ऐड करो, 6 और 5 कितना हो 11, यानी 11वें मीटर पे तो जाके गटर में गिर जाएगा। इससे वापस होने का समय ही चांस ही कहाँ मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट बच्चे मिस कर जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि 6 मीटर के बाद जैसे ही ये 5 मीटर चलेगा, 6 मीटर के बाद 5वां कदम उठाते ही यानी 5 मीटर पूरा करते ही ये गटर में जाके गिर जाएगा, वापस आने का समय ही चांस ही कहाँ मिलेगा। इसे समझ में आया? ये अच्छा सवाल था, ज़रा इसे नोट करो। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 3 बैलून्स हैं B1 B2 B3 जो कि V2B और 3B वेलोसिटी के साथ रिस्पेक्टिवली ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो ये बैलून्स हैं, एक बैलून ये है, एक बैलून ये है और एक बैलून इसी में का एक और है। ये तीनों बैलून्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं इस तरीके से कि एक की वेलोसिटी है V, एक की है 2B, एक की है 3B। अब जब ये तीनों ही बैलून सेम हाइट पर पहुँचते हैं, जब तीनों बैलून एकदम एक बराबर हाइट पर ये पहुँच गए तो यहाँ से इन तीनों ही बैलून से एक एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है नीचे की तरफ। तो अब सवाल ये है कि तीनों बैलून 1 में से जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया है वो पहले पहुँचेगा ग्राउंड पर, या बैलून 2 में से जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया है वो पहुँचेगा, या बैलून B3 से जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया है वो पहुँचेगा, या तीनों सेम टाइम पर पहुँचेंगे। कोशिश करो इसे ज़रा सॉल्व करने की। चलो मैं बताता हूँ। देखो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे देखो किसकी कम है, ये बढ़ नहीं रही, ये साइन इंक्रीजिंग का नहीं, यहाँ पर ये साइन अपवर्ड डायरेक्शन का है। अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी B1 की कम है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब वेलोसिटी B1 की कम है तो इसका मतलब जब B1 से हम जो बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा वो ज़मीन पर पहले पहुँचेगा बाकी 2 बैलून्स की तुलना में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो A हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो, कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। कॉन्सेप्ट है ये कि जिसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कम उसी पे से ही फेंकी हुई चीज़ सबसे पहले ज़मीन पर पहुँचेगी। ठीक है, नोट कर लो ज़रा ये सवाल। तो गाइस आपका अपना अगला सवाल है कि कोई एक पार्टिकल है जो कि n इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है V1 V2 Vn स्पीड के साथ रिस्पेक्टिवली। तो एवरेज स्पीड B बार इज़ क्या हो जाएगी, ऑप्शन दे रखा है B बार इज इक्वल टू B1 + B2 प्लस Bn अपॉन n, B बार इज इक्वल टू n B1 B2 प्लस Bn अपॉन B1 + B2 प्लस B3 प्लस अप टू Bn, 1 अपॉन B बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2 प्लस डैश डैश अप टू 1 अपॉन Bn, B बार इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस Bn स्क्वायर। ये ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो n इक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक V1, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये इक्वल है ये V2, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये इक्वल है V3, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल है V4 एंड सो ऑन। n इक्वल डिस्टेंस Vn स्पीड के साथ इसने ट्रैवल की है तो हमें एवरेज स्पीड निकाल देना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, सॉल्व करो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यही तो होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
S1 प्लस S2 प्लस 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 अप टू Sn तक अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस डैश 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 प्लस अप टू Sn अपॉन Vn। ठीक, और ये हो जाएगी एवरेज स्पीड V बार से इसे इन्होंने शो किया है। तो अब तुम यहाँ से क्या करो, S1 प्लस S2 ये चीज़ को प्लस अप टू Sn तक ये चीज़ तुम्हारी क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी यहाँ से। अगर हम अच्छा ये हो गया तुम्हारा, इससे उन्होंने भी देखो V बार देखो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस प्लस Sn V बार से शो किया एवरेज स्पीड को अपॉन S1 प्लस V1 प्लस S2 अपॉन V2। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये S प्लस 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 NS अपॉन यहाँ भी हो जाएगा S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस 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 अपॉन प्लस Sn अपॉन Vn। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना NS टोटल। यहाँ पर अब जब तुम इसको देखोगे, अब जब ये सब चीज़ क्या होंगी तुम्हारी कॉमन हो जाएंगी, क्योंकि ये सब बराबर है, ये S इसके बराबर है, ये S इसके बराबर है, ये S इस वाला S के बराबर है, ये वाला S यहाँ S होगा उसके बराबर होगा, ये वाला S यहाँ इसके बराबर जो S होगा उसके बराबर होगा। तो यानी सारे S बराबर हो गए। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा S बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डैश डैश प्लस 1/Vn। S से S कैंसिल V बार। अब तुम क्या कर लोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो देखो कितना आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ मिटाता हूँ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1/V बार इज इक्वल टू 1/n, और ये हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डैश डैश प्लस 1/Vn। ठीक, तो ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो जरा इसे। इतना सवाल समझ में आया है तुम्हें? ये क्या था कि n इक्वल डिस्टेंसेस को V1 V2 Vn स्पीड के साथ रिस्पेक्टिवली ये कोई पार्टिकल तय कर रहा था, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S1 प्लस S2 प्लस अप टू Sn अपॉन S1 प्लस Vn प्लस S2 अपॉन V2 प्लस अप टू Sn अपॉन Vn। अब डिस्टेंस सारी बराबर हैं तो S प्लस S अप टू NS रहेगी। यहाँ भी S प्लस Sn ये कॉमन रहेगा, ये मतलब यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, S कॉमन निकाल लेंगे। S से हमने कॉमन निकाल लिया तो S से S कैंसिल आउट, कितना बचा, V बार इज इक्वल टू n अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Vn तक। इसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो 1/V बार इज इक्वल टू 1/n इंटू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Vn तक। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे ये हो गया। नोट कर लो इसे ज़रा। तो गाइस, हम आपके सामने एक नया सवाल लेकर पेश हुए हैं। सवाल है कि किसी मूविंग मोटर बोट का हमने इंजन बंद कर दिया, तो इंजन बंद करने के बाद जो उसमें डी एक्सीलरेशन आ रहा है वो इस एक्सप्रेशन के जरिए दिया जा रहा है, dv/dt इज इक्वल टू माइनस का kv क्यूब। के कांस्टेंट है। इंजन बंद करते समय जो वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड था v0। इंजन बंद होने के 30 समय बाद जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें से। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो निकालो जरा इसे। देखो क्या दे रखा है, dv/dt इज इक्वल टू माइनस का kv क्यूब।
टी इक्वल टू 0 पे जिस समय इंजन बंद किया है उस समय टाइम मान लेते हैं टी इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू वी नॉट। इंजन बंद होने के बाद टी समय बाद वेलोसिटी कितनी होगी, मान लेते हैं v। हमें इस लिमिट के अंदर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डी वी इस ये हो जाएगा v क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का k dt। लिमिट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, v नॉट से v और ये हो जाएगी t नॉट से t। इसका हो जाएगा माइनस का 1/2v² और v नॉट से v और ये हो जाएगा माइनस का k t 0 से t तक। लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा ये माइनस का 1/2v² और ये हो जाएगा प्लस का 1/2v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का kt। क्लियर है इतनी चीज़। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले 1/2 कॉमन लो और उसे इस साइड में भेज दो। तो कितना होगा ये, और इससे लिख लो तुम अरेंज करके। तो ये हो जाएगा 1/v नॉट स्क्वायर माइनस का 1/v² और ये होगा माइनस का 2kt। ठीक, सही है सब कुछ सही है। माइनस का 2kt ये सही चल रहा है। चलो आगे अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा देखो v² माइनस का v नॉट स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा v नॉट स्क्वायर या फिर v नॉट b का स्क्वायर माइनस का 2kt। यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। अब तुम क्या करो, यहाँ पर इसे साइड में ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा v² माइनस का v नॉट स्क्वायर और ये होगा माइनस का 2v नॉट स्क्वायर v² kt। अब तुम यहाँ से क्या करो, v नॉट स्क्वायर को यहाँ ले आओ। तो कितना होगा ये, या v नॉट स्क्वायर को मत लेकर आओ, इसे इस साइड में ले जाओ, इसे इस साइड में ले जाओ। तो ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा प्लस का 2v नॉट स्क्वायर v² kt इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से तुम v² कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 1 प्लस का 2v नॉट स्क्वायर kt इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर। ये सब चीज़ नोट कर ली तुमने, नोट कर लो ज़रा इसे, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, नोट करो इसे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन। यहाँ से तुम क्या करोगे, v² इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन इसे लिख लोगे 1 प्लस का 2v नॉट स्क्वायर kt, फिर ले लोगे इसकी रूट तो हो जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का 2v नॉट स्क्वायर kt। देखो कौन सा ऑप्शन है, यह है ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका हो गया डी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम लेके हाजिर हुए हैं। सर कितनी प्रॉब्लम लाओगे, कहाँ तक सॉल्व करूँ आपकी प्रॉब्लम हम? बेटा जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मेरी, तुम उतना ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और उतना ही तुम जेईई मेंस में अपनी सीट के दावेदार बनोगे। तो घबराओ मत, डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। चलो फिर क्या दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, किस तरीके से, इस तरीके से v इज इक्वल टू 3x² माइनस का 2x। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर इस रिलेशन के ज़रिए डिपेंड कर रही है। तो हमें x इक्वल टू 2 पर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए 2 यूनिट तो हमें एक्सीलरेशन क्या हुआ ये निकालना है। तो देखो एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास रिलेशन होता है v इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए। ये पोजीशन
और वेलोसिटी, ये पोजीशन और वेलोसिटी के टर्म में एक रिलेशन है एक्सीलरेशन का, तो हम यही यूज़ करेंगे। तो v क्या, v को ऐसे ही रहने दो। और dv/dx क्या है, dv/dx है इस वेलोसिटी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो कर लो, तो कितना हो जाएगा d/dx ऑफ 3x² माइनस का 2x। तो कितना होगा ये हो जाएगा 6x माइनस का 2। और वेलोसिटी क्या है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3x² माइनस का 2x इंटू 6x माइनस का 2। अब 3 इंटू एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है कब, जब x हो 2। तो x यहाँ पे 2 पुट करो, 2² माइनस 2 इंटू 2, 6 इंटू 2 माइनस का 2। तो देखो कितना होगा ये, 2 का स्क्वायर 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 2 4, यानी 4 अब इसमें से 12 में से सब्ट्रैक्ट होंगे, बचेगा कितने यहाँ पे 8। 6 2 12 में से 2 चले गए, बचा कितना 10 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसे तुम नोट कर लो, आसान सवाल है ये भी, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, जहाँ मैंने कराया था तुम्हें एक्सीलरेशन। करो इसे नोट। तो गाइस आपके सामने हम आए हैं एक और नई प्रॉब्लम लेकर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेंस के पैटर्न पर, बिल्कुल एग्जैक्टली मेंस के पैटर्न पर बेस्ड है। देखो ये क्या है, MCA टाइप। MCA बोले तो MCA मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, और हो सकता है चारों करेक्ट आंसर हों। बस हमें ये देखना है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होंगे उन पर टिक मारते हुए हम चलेंगे। क्या है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस इट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन, इफ़ द बॉडी हैज़ एक्सीलरेशन इट्स स्पीड मस्ट चेंज, इफ़ द बॉडी हैज़ एक्सीलरेशन ए मतलब एक्सीलरेशन, इट्स स्पीड में चेंज। शॉर्ट में लिख लिया मैंने एक्सीलरेशन को ए। तो बताओ इसमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो मैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के सारे क्लियर हैं। तो अब ज़रा इसे कर लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसके पास एक्सीलरेशन है। भाई एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होता है एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू dv/dt। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और स्पीड मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो अगर सेम है, स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी उसमें एक्सीलरेशन होगा, तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे मैं ऐसे एक्स से समझाऊँ कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन सर्कुलर पाथ पे चलने की वजह से उसकी क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड सेम है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज होने पर भी हम कहेंगे कि हाँ वेलोसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, वेलोसिटी बन रही है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और वेलोसिटी में चेंज आएगा चाहे डायरेक्शन की वजह से ही आए सिर्फ, इसका मतलब वहाँ पर एक्सीलरेशन भी है। तो अगर वेलोसिटी बॉडी चेंज हो रही है तो इसका मतलब इट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन। हाँ ये ट्रू है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही क्यों ना चेंज होता हो, डायरेक्शन सेम रहे लेकिन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती रहे लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे, तब भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन होता है। कॉन्सेप्ट ये याद रखना, ऑप्शन ए तो ट्रू है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है, तब भी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है। या इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या कि
मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन ही चेंज होती है सिर्फ, तब भी हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज क्या होता है, वेलोसिटी चेंज में या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी कहेंगे कि हाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, या सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो हम तब भी कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो तब भी कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और वेलोसिटी में चेंज आता है इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन है। तो ये तो ट्रू है तुम्हारा। अगला क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन अभी इस वाले पार्ट में किया था, फिर से बताता हूँ। देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्पीड क्या है, स्पीड को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना, कहीं जहन में डाल लेना ये बात कि स्पीड को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई कि अगर वेलोसिटी चेंज हो, चाहे वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्यों ना चेंज हो, कहने का मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड से यहाँ मतलब स्पीड है, कि सिर्फ स्पीड ही चेंज क्यों ना होती हो, स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और वेलोसिटी में चेंज आता होगा, अगेन ये एक्सीलरेशन है, तो ये बी भी ट्रू है। इफ़ द बॉडी हैज़ एक्सीलरेशन, ए मतलब एक्सीलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है इट्स स्पीड मस्ट चेंज। ध्यान रखना शब्द का क्या आया है, मस्ट। मस्ट का मतलब है हर हाल में। तो क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है तो इसकी स्पीड हर हाल में चेंज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन बदलती हो। ये जैसे ये है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे इसकी स्पीड तो तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन है, लेकिन डायरेक्शन लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट रही। इसके हिसाब से कि स्पीड क्या है, चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर एक्सीलरेशन है तो हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होती हो, इस वजह से हम एक्सीलरेशन कह रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। ये है इफ़ द बॉडी हैज एक्सीलरेशन इट्स स्पीड में चेंज। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है, किसी बॉडी के पास एक्सीलरेशन है तो इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। हो सकता है वहाँ पर ऐसा हो कि वहाँ उसकी स्पीड चेंज होती हो, हाँ ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। हर हाल में स्पीड चेंज होगी ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी वाली चीज़ दे रखी है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो भाई टीप लो इसे। कॉन्सेप्चुअल सवाल था, मेंस पैटर्न पर सवाल है ये। मेंस में ऐसे सवाल आते हैं एमसीए टाइप के। ठीक है, नोट करो जरा इसे। तो गाइस अब हम आपके सामने एक नया सवाल लेकर आ रहे हैं। सवाल में क्या कहा गया है कि द बॉडी विल स्पीड अप इफ़, किसी बॉडी की स्पीड अप मतलब स्पीड बढ़ जाएगी अगर ए मीन्स एक्सीलरेशन, बी मीन्स वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। देखो सवाल में क्या कहा गया है कि किसी बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, देखो वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में है, और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन भी इस ही डायरेक्शन में है। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ये एक्सीलरेशन और ये वेलोसिटी, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर एट एन एक्यूट एंगल विद ईच अदर, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ एक्यूट एंगल पर एक्ट करते हो तब स्पीड बढ़ेगी। तो किस किस केस में यहाँ पर स्पीड बढ़ सकती है, यहाँ बताओ, ट्राई करो। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये मैंने कल तुम्हें एक सवाल कराया था, उसमें मैंने ये बताया भी था तुम्हें, शायद पहले सवाल था कल की प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, जहाँ मैंने ये तुम्हें कराया था। करो ट्राई भाई इसे।
हो गया। चलिए, सब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं ये सवाल। देखो मैं इस पर मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी करा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल भी कराया मैंने, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी करा रहा हूँ। और मैं इस पर देखो ये 2-3 टॉपिक के बाद फिर से रिवीजन के तौर पे एक मैं इस पर क्या होगा न्यूमेरिकल बेस्ड पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा। करीब अच्छे सवाल रखूँगा उसमें, जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ हम उस पर कवर अप करते हुए चलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन अभी नहीं किया, कल लेकर आऊँगा इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद तो मैं 1-2 लेक्चर और लेने के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊँगा। इस चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लोगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर है, क्योंकि काइनेमेटिक्स है ये मैकेनिक्स की तुम्हारे लिए एक तरीके से समझो फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो तुम्हें पूरी मैकेनिक्स में दिक्कत पड़ेगी। 11th की पूरी मैकेनिक्स में तुम्हें दिक्कत पड़ेगी अगर तुम्हारी ये चीज़ क्लियर नहीं है। इसलिए इस पर मैं खूब ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा तुम्हें। थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा ये चैप्टर, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम उसे, लेकिन हमारा हो बढ़िया तरीके से। देखो, ऑब्जेक्ट की स्पीड तब बढ़ती है जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। ये एक्सीलरेशन है और ये वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये कल मैं करा चुका हूँ, ये तो हो जाएगा ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घट जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता करेक्ट आंसर। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसा नहीं होगा, और परपेंडिकुलर होंगे तो वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। तुमने देखा भी होगा कोई चीज़ ऐसे करके अगर जाती हो, जैसे रिम, साइकिल का रिम जो होता है, पहिया जो होता है, वो ऐसे करके घूमता है, तो हम क्या करते हैं उसके ऐसे, ये घूम रहा है, हम जो रिम उसमें जो ब्रेक होते हैं वो ब्रेक उसके टेंजेंशियली लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई चीज़ ऐसे चलती हो और तुम ऐसे करो उसके उसे रोक दो, ऐसे लगा दो परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, वहाँ तो वो चीज़ पर घटना शुरू हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। दूसरी चीज़ ऐसी भी कह सकते हो कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अगेन स्पीड जी कम हो गई, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक्यूट एंगल पर एक्ट करते हो, क्योंकि एक्यूट एंगल पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि यहाँ पर स्पीड बढ़ने के चांसेस हैं, तो यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर होंगे। तो गाइस, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है विदाई की। सर विदाई करवा रहे हो हमारी? सर अच्छा नहीं करा आपने, सर आपने अच्छा नहीं करा। अरे ड्रामा मत कर, तेरी उससे विदाई थोड़ी करवा रहा हूँ मैं, तेरी विदाई करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आज के लेक्चर से। तू क्या समझ बैठा, ये क्या तू समझ बैठी कि मैं तेरी किसी और से विदाई करवा रहा हूँ? नहीं करवाऊँगा, मौका मिलने दो, वो तो ज़रूर करवाऊँगा मैं, क्योंकि वो विदाई करे बिना तुम आईआईटी में नहीं बैठ पाओगे। हाँ, ये विदाई फ़िलहाल लेक्चर से है। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्या है ये, कि एवरेज एक्सीलरेशन किस इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ, एवरेज एक्सीलरेशन होगा डायरेक्शन में किसकी, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा एवरेज एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा एवरेज एक्सीलरेशन, या चेंज इन वेलोसिटी, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आएगा उस डायरेक्शन में होगा एवरेज एक्सीलरेशन, या फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक चीज़ है एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, v2 माइनस का v1 अपॉन t2 माइनस का t1। अब यहाँ से तुम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, कैसे बता सकते हो डायरेक्शन इसकी, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी भी डायरेक्शन है, इस फार्मूले में डायरेक्शन इसकी भी है, तो तुम नहीं कह सकते कि सिंपल ही सिर्फ की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, सिर्फ नहीं कह सकते सिंपल इस फार्मूले से देख के सिंपली तुम कह दो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, नहीं कह सकते। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्रॉस, ये तो हो नहीं सकता। और यही रीज़न लगाते हुए ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी नहीं हो सकता। इस फार्मूले से देख के बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये वेक्टर है, वेक्टर v2 माइनस का वेक्टर v1 किसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, इनका v2 की डायरेक्शन में आएगा यानी फाइनल वेलोसिटी, या v1 की डायरेक्शन में आएगा यानी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कुछ क्लियर नहीं है,
हमें यहाँ से कुछ क्लियर ही नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ये रिजल्टेंट या इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ये रिजल्टेंट। तो जब हमें ये क्लियर नहीं, तो एक्सीलरेशन तो हमें क्लियर ही नहीं कि v2 की डायरेक्शन में होगा या v1 की डायरेक्शन में होगा, तो यानी ये दोनों कैंसिल आउट। अब इनके ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जिस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का चेंज होगा उस डायरेक्शन में होगा। हाँ ये देखो इस फार्मूले से देखो कुछ ना कुछ इनका चेंज आएगा वेलोसिटी में, जो इनका रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा v2 वेक्टर माइनस के v1 वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो जिस डायरेक्शन में इनके चेंज आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा। तो हाँ ये ठीक है कि चेंज इन वेलोसिटी। फिर कहा है फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब ये वाली वेलोसिटी v1 कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो v2 माइनस का 0 अपॉन ये हो गया डेल टी, ये आ गया तुम्हारा v2 अपॉन डेल टी। अब यहाँ से देखो एक्सीलरेशन की जो एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, एवरेज यहाँ से देखो एवरेज एक्सीलरेशन सिर्फ इस फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बन जाएगी, यानी सी और डी ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ गया तुम्हें? आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही कंक्लूड। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। चैप्टर तो यही है, लेकिन जो हमारा नया लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और उस पर बेस्ड कुछ सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।